हेलो फ्रेंड्स, द डिजिटल बुक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ सेइंग नो बुक की, जिसे लिखा है डेमन ज़हारियादिस ने। रात के 2 बजे थे। अर्जुन अपनी पतली सी डायरी में कुछ लिख रहा था। मैं आज भी ना नहीं कह पाया। फिर से वही गलती, फिर से खुद को खो बैठा। वो एक साधारण परिवार से था, जिसकी आंखों में उसके लिए बड़े बड़े सपने थे। लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरी थी, वो कभी किसी को मना नहीं कर पाता था। दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस के लोग सब उसे इस्तेमाल कर लेते थे। उसे लगता था कि अगर उसने ना कहा तो लोग उसे छोड़ देंगे, नाराज हो जाएंगे और वो अकेला रह जाएगा। हर बार जब कोई मदद मांगता, वो खुद का टाइम, एनर्जी और सम्मान गिरवी रख देता। लेकिन बदले में क्या मिला? थकान, गुस्सा और खुद से नफरत। उस रात जब अर्जुन की मम्मी ने कहा, बेटा तू सबके लिए करता है, कभी खुद के लिए भी सोच, तब अर्जुन की आंखें भर आईं। वो टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मना करना क्यों इतना मुश्किल है। तभी एक दोस्त ने उसे एक किताब दी, द आर्ट ऑफ सेइंग नो, और बोला, शायद ये तुझे खुद से मिलवा दे। द आर्ट ऑफ सेइंग नो डेमन ज़हारियादिस द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए बिना अपराध बोध के लोगों को ना कह सकते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो दूसरों को खुश रखने की आदत में खुद को खो चुके हैं। अर्जुन की कहानी लाखों युवाओं की कहानी है, वो लोग जो दूसरों की हां में अपनी खुशी ढूंढते हैं। लेकिन यह किताब बताती है कि अपनी सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं, स्वाभिमान है। इस किताब में ना कहना एक कला के रूप में सिखाया गया है, जिसमें व्यवहार, सोच, आत्मविश्वास और रिश्तों को संतुलित करना आता है। किताब हमें यह समझाती है कि मना करना किसी को दूर करने का तरीका नहीं, बल्कि खुद के करीब आने का जरिया है। और अर्जुन ने जब इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो उसके भीतर एक नई यात्रा शुरू हुई, खुद को समझने की, खुद को चुनने की। तो चलो शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ सेइंग नो के लेसन्स। लेसन नंबर 1, स्वयं को प्राथमिकता देना सीखें। अर्जुन को आज फिर ऑफिस में देर हो गई थी। क्यों? क्योंकि एक सहकर्मी ने कहा, यार मेरी रिपोर्ट पूरी नहीं हो रही, तू हेल्प कर दे। और अर्जुन ने फिर से हां कह दिया। रात को थका हारा लौटा। मम्मी ने खाना परोसा और वो चुपचाप बैठा रहा। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अर्जुन के पास जवाब नहीं था, बस एक थकान भरा मुस्कुराहट। दरअसल अर्जुन सिर्फ दूसरों की जरूरतों को पूरा करते पूरते अपनी जरूरतें भूल चुका था। उसे लगा कि अगर वो हर किसी की मदद करेगा तो सब उसे पसंद करेंगे, सब उसे अपना मानेंगे। पर सच ये था, लोग उसे एक यस मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इस किताब का पहला सबक यही कहता है, अगर तुम खुद को प्राथमिकता नहीं दोगे तो कोई और तुम्हें नहीं देगा। हर बार जब तुम दूसरों की मदद के लिए अपनी नींद, अपना आराम, अपनी खुशी कुर्बान करते हो, तुम खुद को धीरे धीरे खोते हो। लोगों की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा वक्त सीमित है। उसे सबसे पहले तुम्हें ही संभालना होगा। एक उदाहरण लो, अगर किसी प्लेन में ऑक्सीजन कम हो जाए तो सबसे पहले मास्क किसे पहनाने को कहा जाता है? खुद को। क्यों? क्योंकि अगर तुम खुद ही होश में नहीं रहोगे तो किसी और की मदद कैसे करोगे? अर्जुन ने इस किताब में पहली बार पढ़ा कि सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिशनेस। अपना ख्याल रखना, खुद को समय देना, यह खुद गर्जी नहीं, जिम्मेदारी है। उसे समझ आया कि दुनिया को खुश करने के चक्कर में वो खुद से नजरें चुरा रहा था। उस दिन के बाद अर्जुन ने एक नियम बनाया, हर सुबह 30 मिनट सिर्फ अपने लिए। कोई कॉल नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ मैं और मेरी डायरी। धीरे धीरे उसकी आंखों में थकावट कम होने लगी, उसके शब्दों में आत्मविश्वास दिखने लगा, और सबसे खास बात, वो खुश रहने लगा। क्या आप भी हर किसी को खुश करते करते खुद को भूल चुके हैं? आज सिर्फ एक चीज अपने लिए कीजिए, देखिए कैसा लगता है। लेसन नंबर 2, ना क्यों कहना इतना कठिन लगता है। अर्जुन के ऑफिस में एक दिन टीम मीटिंग थी। बॉस ने पूछा, इस एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट के लिए कौन वॉलंटियर करेगा? सबकी नजरें नीचे झुक गईं, लेकिन अर्जुन, उसने फिर हाथ उठा दिया। हालांकि उसके भीतर की आवाज चिल्ला रही थी, मत कर, थक चुका है तू। पर वो चुप रहा और अगले दिन से वो प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल रहा था। रात को अकेले बैठा
उसने डायरी में लिखा, मैं ना क्यों नहीं कह पाया। इस किताब ने उसे पहली बार वो सच्चाई दिखाई जो वो खुद से छुपा रहा था। ना कहना हमें इसलिए मुश्किल लगता है, इसका 3 कारण हैं। पहला, हम डरते हैं कि लोग नाराज हो जाएंगे। हमें लगता है कि अगर हमने मना कर दिया तो लोग हमें स्वार्थी समझेंगे। दूसरा, हमें बचपन से सिखाया गया दूसरों की मदद करना ही अच्छा इंसान होने का प्रमाण है, और अगर हम ना कहते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं, कमजोर, बदतमीज या खुदगर्ज। तीसरा, हमें प्यार और स्वीकार्यता चाहिए। हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा समझें, स्वीकार करें, हमें छोड़ न दें, और यही डर हमें ना से दूर ले जाता है। लेकिन किताब कहती है, जो लोग सिर्फ आपकी हां से प्यार करते हैं वो आपको नहीं, आपकी सुविधा से प्यार करते हैं। अर्जुन ने जब ये लाइन पढ़ी तो वो सन्न रह गया। उसे लगा, क्या मैंने इतने साल सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए खुद को दुख दिया? और जवाब था हां। ना कहना कठिन होता है क्योंकि हम दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रख देते हैं। लेकिन यह किताब सिखाती है कि अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे तो दुनिया आपको बिठाकर ही रखेगी। अर्जुन ने उस दिन एक छोटा सा कदम उठाया। अगली बार जब एक दोस्त ने कहा, भाई प्लीज एक रिपोर्ट बना देना, बहुत जरूरी है, अर्जुन ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, इस बार माफ कर, मेरा खुद का काम पेंडिंग है। शायद दोस्त को बुरा लगा, लेकिन अर्जुन को खुद पर गर्व हुआ। क्या आपने कभी सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए हां कहा है जब आपका मन चीख चीख कर ना बोल रहा था? आज एक छोटी सी हिम्मत दिखाइए, अपने मन की सुनिए। लेसन नंबर 3, अपराध बोध से मुक्ति पाना। रात के 11:30 बज चुके थे। अर्जुन छत पर अकेला बैठा था। पूरा मोहल्ला सो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। एक बात बार बार उसके मन में चल रही थी, मैंने मना करके क्या गलत किया? उसे याद आया जब उसके एक पुराने दोस्त ने एक बिजनेस में पैसे लगाने के लिए कहा था। अर्जुन को ना उस काम में यकीन था, ना उस दोस्त की नीयत पर भरोसा, लेकिन फिर भी ना कहने पर उसका चेहरा देखकर अर्जुन को अंदर से कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। उस दिन से अब तक हर रात वो सोचता, क्या मैं खुदगर्ज हूं? क्या मैंने दोस्ती तोड़ दी? क्या मैं बुरा इंसान हूं? ये वही अपराध बोध था जो लाखों लोग हर दिन महसूस करते हैं जब वो अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं, जब वो ना कहते हैं, जब वो अपनी शांति को चुनते हैं। लेकिन उस दिन अर्जुन ने कुछ अलग किया। उसने द आर्ट ऑफ सेइंग नो किताब का 3रा पाठ पढ़ा, जहां लिखा था, अपराध बोध तब आता है जब हम दूसरों की उम्मीदों को अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, हर किसी की खुशी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उसने समझा, न कहना कोई गुनाह नहीं है, अपनी सीमाओं की रक्षा करना स्वार्थ नहीं, स्वप्रेम है। उसने यह भी पढ़ा कि अपराध बोध को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है अपने फैसलों को समझना और खुद को माफ करना। उस रात पहली बार अर्जुन ने खुद से कहा, मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए ना कहा था और इसमें कोई गलत बात नहीं है। और यही वो पल था जब उसका मन पहली बार शांत हुआ। लेसन नंबर 4, आत्मसम्मान और सीमाएं तय करना। रविवार की दोपहर थी। सूरज जोर से चमक रहा था और अर्जुन अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। मन बहुत भारी लग रहा था। अभी 2 घंटे पहले ही उसका एक रिश्ता टूट गया था। न कोई लड़ाई, न कोई गाली, सिर्फ एक बात, तुम बहुत बदल गए हो अर्जुन। पहले तुम्हें कभी मना करना नहीं आता था। उसने बस इतना किया था कि एक बार मना कर दिया, क्योंकि वह थका हुआ था, परेशान था और खुद को थोड़ा वक्त देना चाहता था। लेकिन सामने वाला इंसान जिसने उसे हमेशा हां में देखा था, वो यह बदलाव नहीं सह पाया। उस दिन अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, अगर हर बार मैं दूसरों के हिसाब से ही चलूं तो मैं खुद कहां रहूंगा। किताब का 4था पाठ कहता है, जब तक आप अपनी सीमाएं तय नहीं करते तब तक दुनिया आपको अपनी सीमाएं थमा देती है और उसमें आपकी कोई इज्जत नहीं होती। सीमा तय करना कोई दीवार खड़ी करना नहीं है, बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए एक दायरा बनाना है। जैसे ही अर्जुन ने यह पाठ पढ़ा, उसने कुछ बहुत साहसिक किया। उसने पहली बार एक लिस्ट बनाई, मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने ठान लिया, अब बिना जरूरत के किसी की डांट नहीं सुनेगा।
अब काम के बाद जब थका हो तो आराम मांगेगा। अब बिना वजह फालतू मदद नहीं करेगा। और सबसे जरूरी, अब वो खुद को हर दिन प्राथमिकता देगा। उसने जाना कि आत्मसम्मान कोई मांगने से नहीं मिलता, ये तो खुद बनाना पड़ता है। उसने महसूस किया कि अगर कोई उसकी सीमाएं नहीं समझता तो वो शायद अर्जुन को समझना ही नहीं चाहता। और तब से अर्जुन ने एक नया नियम बना लिया, जो मेरा सम्मान करता है वही मेरा हिस्सा बन सकता है। लेसन नंबर 5, रिश्तों में स्पष्टता बनाना। अर्जुन को बचपन से यही सिखाया गया था। अच्छे बच्चे सवाल नहीं करते, चुप रहो, बात मत बढ़ाओ। रिश्ते निभाने होते हैं तो सहना भी पड़ता है। इन्हीं बातों को सच मानते हुए वो बड़ा हुआ। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, रिश्ते भारी लगने लगे। लोग बिना कुछ कहे उससे उम्मीदें पाल लेते। वो चुप रहता, सब कुछ सहता और अंदर ही अंदर घुटता। एक बार उसके कलीग ने कहा, भाई एक रिपोर्ट बना दे, तुझे तो टाइम मिल ही जाता है। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन भीतर गुस्सा उबल रहा था। टाइम है, ये किसने कहा? वो रिपोर्ट रात 2 बजे तक बना रहा और अगली सुबह वही कलीग ऑफिस में तारीफें ले गया। उस दिन अर्जुन को किताब की एक लाइन याद आई, जब तक आप अपने रिश्तों में स्पष्टता नहीं लाते, लोग आपकी चुप्पी को सहमति मानते रहेंगे। स्पष्टता, क्लैरिटी का मतलब है अपनी भावनाओं, सीमाओं और उम्मीदों को खुलकर कहना। उसने अब तय किया, वो जो भी रिश्ता निभाएगा उसमें 2 बातें पक्की होंगी। पहला, सीधे बात करना और दूसरा, सच्चे इरादे से निभाना। उसने अपने दोस्त से कहा, मैं तेरा दोस्त हूं, नौकर नहीं। और ऑफिस में बोला, मेरे पास भी समय सीमित है, मैं हर बार दूसरों की जिम्मेदारियां नहीं ले सकता। पहले लोग चौंके, कुछ नाराज भी हुए, लेकिन कुछ समय बाद वही लोग उसे ज्यादा सम्मान देने लगे। अर्जुन ने सीखा कि जब आप खुद की भावनाओं को स्पष्टता से रखते हैं तो सामने वाला भी आपको गंभीरता से लेता है। अब अर्जुन के रिश्ते बोझ नहीं रहे, क्योंकि उसने हां और ना के बीच की दूरी मिटा दी थी। स्पष्टता से, ईमानदारी से और आत्मसम्मान से। क्या आप भी हर बात सहकर रिश्ते चलाते हैं, या आपने कभी खुलकर कहा है, मुझे यह ठीक नहीं लगता? लेसन नंबर 6, विनम्र लेकिन स्पष्ट ना। कैसे कहें? अर्जुन अब थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था। वो ना कहना सीख रहा था, लेकिन एक नई मुश्किल सामने आई। जब भी वो ना कहता, लोग बुरा मान जाते। किसी को लगता वो बदतमीज हो गया है, किसी को लगता अब उसे दोस्ती की कद्र नहीं। और अर्जुन फिर से सोच में पड़ जाता, क्या मैं गलत हूं? क्या मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी? फिर उसने किताब का एक और चैप्टर पढ़ा, से नो ग्रेसफुली, यानी विनम्रता से ना कहने की कला। अर्जुन को समझ आया कि ना कहना मतलब लड़ाई करना नहीं होता, बल्कि सम्मानपूर्वक अपनी बात रखना होता है। एक दिन उसका पुराना दोस्त आया और बोला, भाई जरा ये काम कर दे, तुझे तो आता है। पहले की तरह अर्जुन गुस्से में ना कह देता, लेकिन इस बार वो शांत रहा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई मैं तेरी मदद जरूर करता अगर मेरे पास वक्त होता, लेकिन अभी मैं कुछ जरूरी चीजों पर काम कर रहा हूं। उम्मीद है तू समझेगा। और चमत्कार हो गया। ना कोई बहस, ना नाराजगी, बल्कि सामने वाले ने कहा, अरे हां भाई, कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर बीइंग ऑनेस्ट। अर्जुन को अब एक सुपर पावर मिल गई थी, ना कहना बिना किसी को चोट पहुंचाए। विनम्रता से कही गई ना रिश्ते तोड़ती नहीं, उन्हें मजबूत करती है। अब वो हर ना के साथ एक छोटी सी बात जोड़ता था, काश कर पाता। मुझे बुरा लग रहा है, मुझे तुम्हारी बात समझ आती है, लेकिन। और इससे सामने वाला उसे टालने वाला नहीं, ईमानदार और समझदार इंसान मानता। क्या आप भी ना कहते वक्त डरते हैं कि सामने वाला नाराज हो जाएगा? तो याद रखिए, स्वर और शब्द दोनों को विनम्र रखें, पर निर्णय में स्पष्ट रहें। लेसन नंबर 7, लोगों के दबाव को कैसे संभालें। अर्जुन को अब ना कहना आ गया था, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ। कई लोग अब भावनात्मक दबाव डालने लगे। कोई कहता, तू तो बदल गया है। कोई बोलता, तेरे पास वक्त नहीं, अपने ही लोगों के लिए। और कुछ तो उसे गिल्ट ट्रिप कराते, हमने तो हमेशा तेरी मदद की थी, अब तू मना कर रहा है। अर्जुन के दिल में फिर से पुराने जख्म खुलने लगे। उसे डर लगा, क्या मैं फिर से वही गलती कर रहा हूं? क्या मैं खुदगर्ज बन गया हूं?
लेकिन उस रात अर्जुन ने किताब का एक बहुत गहरा वाक्य पढ़ा। प्रेशर इज अ टूल, डोंट लेट अदर्स यूज इट अगेंस्ट यू। दबाव एक औजार है, दूसरों को इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल न करने दें। उसे समझ आया कि हर दबाव गलत नहीं होता, लेकिन अगर वो आपकी सीमाओं को तोड़ रहा है तो वो मैनिपुलेशन है, सहयोग नहीं। अर्जुन ने एक नई रणनीति अपनाई। जब कोई भावनात्मक दबाव डालता तो वो शांत रहता, गहरी सांस लेता और फिर इमोशनली नहीं, लॉजिक से जवाब देता। जैसे एक दिन उसका ऑफिस कलीग आया और बोला, यार मेरी रिपोर्ट बना दे, तुझे तो जल्दी हो जाएगा। पहले अर्जुन हां कह देता, लेकिन अब उसने कहा, मैं जानता हूं ये तेरे लिए जरूरी है, लेकिन मेरी भी कुछ डेडलाइंस हैं, मैं चाहूं भी तो अभी नहीं कर पाऊंगा। और बात वहीं शांत हो गई। अब अर्जुन को समझ आ गया था, लोग जब आपको कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपको गिल्ट दिलाकर कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन अब अर्जुन हर दबाव को एक सवाल से तोलता था, क्या यह मांग सही है? क्या यह मेरी सीमाओं को तोड़ रही है? क्या यह मुझे बुरा महसूस करा रही है? अगर जवाब हां होता तो वो मुस्कुराते हुए ना कह देता। लोग आपको तब तक इस्तेमाल करते रहेंगे जब तक आप उन्हें सिखा नहीं देते। आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अमूल्य है। अब अर्जुन और भी मजबूत हो चुका था। वो अब न सिर्फ ना कह सकता था, बल्कि दबाव के सामने खड़े रहना भी सीख गया था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जब लोग इमोशनल ब्लैकमेल करके कुछ करवा लेते हैं तो अगली बार याद रखिए, सम्मान सबका करें पर खुद को सबसे पहले रखें। लेसन नंबर 8, मैं परफेक्ट नहीं हूं और ये ठीक है। अब अर्जुन ने ना कहना, दबाव से लड़ना और अपनी प्राथमिकताओं को चुनना सीख लिया था। लेकिन फिर भी एक चीज उसे हर रात बेचैन करती, उसकी परफेक्ट बनने की चाहत। वो चाहता था कि वो हर काम में बेस्ट हो, हर किसी को खुश रखे, कोई भी गलती ना करे। और जब भी गलती होती वो खुद को घंटों कोसता, मैं इतना भी नहीं कर पाया, लोग क्या सोचेंगे, मुझे सब आता है फिर भी मैंने ये क्यों किया। उसके अंदर का परफेक्शनिस्ट उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। एक रात अर्जुन ने किताब में एक लाइन पढ़ी जिसने उसकी सोच बदल दी। परफेक्शन इज अ प्रिजन डिस्गाइज्ड एज अ गोल। परफेक्शन एक जेल है जो खुद को लक्ष्य की तरह दिखाता है। उसने समझा, जो इंसान गलती नहीं करता वो कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करता, और जो हर बार सब सही करना चाहता है वो खुद को जला डालता है। अर्जुन ने खुद से एक वादा किया, मैं खुद को इंसान मानूंगा, मशीन नहीं। अब अगर कुछ गलत होता तो वो खुद से यही कहता, मैंने कोशिश की और यही काफी है। उसने एक परफेक्शन जार बनाना शुरू किया। हर बार जब कोई गलती करता वो उसमें एक कागज डालता और उस पर लिखता, गलती क्या थी, उससे क्या सीखा, अब मैं आगे क्या करूंगा। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास हुआ कि गलतियां उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रही हैं। खुद को पूरी तरह ठीक करने की जरूरत नहीं, खुद को समझना, माफ करना और आगे बढ़ना ही असली विकास है। अब अर्जुन को डर नहीं लगता था कि वो क्या गलत कर देगा, क्योंकि अब वो जानता था वो गलत हो सकता है पर नाकाम नहीं। क्या आप भी हर गलती के बाद खुद को कोसते हो? तो अगली बार जब ऐसा हो, एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं सीखने के रास्ते पर हूं और ये रास्ता ही मेरी जीत है। लेसन नंबर 9, धीरे चलो, गहराई तक जाओ। अर्जुन अब हर दिन बहुत कुछ कर पा रहा था। वो ना कहना सीख गया था, गलतियां स्वीकार करने लगा था और अपने दिन की शुरुआत सोच समझकर करता था। लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे सब कुछ तो कर रहा है पर अंदर से कुछ अधूरा अधूरा सा लगता था। वो काम जल्दी करता था, चेकलिस्ट पर टिक लगाता था, पर असली संतुष्टि गायब थी। एक दिन उसने किताब में एक लाइन पढ़ी, स्पीड इज द एनिमी ऑफ डेप्थ। गति गहराई की दुश्मन है। यह पढ़ते ही अर्जुन को जैसे झटका लगा। उसे समझ में आया कि वो हर चीज जल्दी करने की होड़ में उस काम की असली आत्मा को छू ही नहीं रहा था। जैसे खाना खाते हुए सोच कहीं और होती थी, जैसे किताब पढ़ते समय वो सिर्फ पन्ने पलटता था, समझता नहीं, जैसे बातचीत में सुनता कम था, जवाब पहले सोचता था। उसे एहसास हुआ, मैं कर तो सब रहा हूं लेकिन जी कुछ भी नहीं रहा। उसने उस दिन से स्लो प्रैक्टिस शुरू की। हर दिन सिर्फ एक काम चुनता
और उसे पूरे होश और दिल से करता। खाना खाते हुए सिर्फ स्वाद पर ध्यान, किताब पढ़ते हुए सिर्फ समझ पर ध्यान, बातचीत करते समय सिर्फ सामने वाले पर ध्यान। धीरे धीरे वो चीजें जो पहले बोझ लगती थीं, अब आनंद देने लगीं। जब हम धीरे चलते हैं तभी हम महसूस कर पाते हैं। अब अर्जुन को दिन भर के काम करने के बाद सिर्फ थकान नहीं होती थी, बल्कि एक शांति भी मिलती थी। जल्दी में हम रास्ता तो तय कर लेते हैं, पर मंजिल को महसूस नहीं कर पाते। क्या आप भी हर चीज को तेजी से निपटाने में लगे रहते हैं? तो जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और आज सिर्फ एक काम धीरे धीरे पूरे मन से करिए। लेसन नंबर 10, अब समय नहीं बचाना, जीवन बनाना है। अब अर्जुन बदल चुका था। वो काम करता था पर घड़ी नहीं देखता था। वो व्यस्त होता था पर खालीपन महसूस नहीं करता था। उसकी जिंदगी अब टू डू लिस्ट से नहीं चलती थी, बल्कि पर्पस लिस्ट से चलने लगी थी। पर एक दिन जब वो अपने कॉलेज के पुराने दोस्तों से मिला तो सबकी एक ही शिकायत थी, टाइम नहीं मिलता यार। किसी के पास जॉब की भागदौड़ थी, किसी के पास पारिवारिक जिम्मेदारियां और किसी के पास बहाने। अर्जुन चुपचाप सब सुनता रहा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, समय को बचाने की कोशिश करते करते हम जीना ही भूल गए हैं। अर्जुन को अब एक नई समझ मिल चुकी थी। टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी नहीं, माइंड मैनेजमेंट करना जरूरी है। दिन को छोटे छोटे हिस्सों में काटने से जिंदगी नहीं बनती, बल्कि जब हम अपने अंदर के उद्देश्य को पहचानते हैं तब हर पल में ऊर्जा भर जाती है। अब अर्जुन का हर दिन उसके जीवन के बड़े मकसद का हिस्सा था। वो अब क्या करूं से ज्यादा क्यों करूं पर ध्यान देता था। वो किताब अब पूरी हो चुकी थी। माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट। लेकिन उसका असर अभी शुरू हुआ था। घड़ी देखकर जीने वाले बस वक्त काटते हैं और मकसद देखकर जीने वाले इतिहास बनाते हैं। क्या आप भी दिन भर दौड़ते हैं लेकिन मंजिल नहीं मिलती? क्या आप भी टाइम मैनेजमेंट के जाल में फंस गए हैं? तो अब वक्त है माइंड मैनेजमेंट सीखने का, जीवन को पर्पस से जोड़ने का और हर दिन को एक कहानी बनाने का। नीचे कमेंट में बताइए आपका सबसे बड़ा मकसद क्या है और आप उसे पूरा करने के लिए क्या बदलना चाहेंगे। धन्यवाद इस पूरी यात्रा में साथ देने के लिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द डिजिटल बुक्स के साथ, जहां हर किताब एक जिंदगी बदलने वाली कहानी बनती है। मिलते हैं अगली किताब की गहराई में। तब तक याद रखिए, समय मत बचाइए, अपने जीवन को संवारिए। धन्यवाद।